नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखी ये किताब खुद वॉरेन बफेट रिकमेंड करते हैं। बेंजामिन ग्राहम जो इस बुक के ऑथर हैं और जो फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर भी कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी इस बुक में ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर की है जिसको पढ़कर आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। बेंजामिन ग्राहम इसमें इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर के बीच बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं। ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस मार्केट में आप अक्सर लोगों को जहां खुद भी इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते देख सकते हो। तो हम बताते हैं कि स्पेकुलेटर वो होता है जिसकी खुद की वेल्थ बिल्ड होने के चांस कम होते हैं क्योंकि वो दूसरों की वेल्थ बिल्ड करते हैं। ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। ये बस अंदाजे लगाते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। एक इन्वेस्टर इसके एकदम अपोजिट करता है। वो इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक्स को कैलकुलेट करता है। वो अपने लिए वेल्थ बिल्ड करता है, ना कि दूसरों के लिए। इन्वेस्टर खुद के लिए पैसे कमाता है जबकि स्पेकुलेटर ब्रोकर के लिए पैसे कमाता है। स्पेकुलेटर शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो मार्केट को बीट भी कर ले तो अपना टेम्परेरी प्रॉफिट का दिखावा करने से बाज नहीं आते। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर कुछ साबित नहीं करना चाहते। उन्हें टेम्परेरी प्रॉफिट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो जल्दबाजी में कोई डेंजरस स्टेप लेते हैं। 1990 के दौर में ऑनलाइन ट्रेडिंग पैसे कमाने का इजी जरिया माना जाता था। 1999 का दौर आते आते करीब 6 मिलियन लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ चुके थे। उस टाइम में छोटे स्टॉक्स ज्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे। फिर जब ज्यादा लोग जुड़ने लगे तो रिटर्न भी कम मिलने लगे। एक और टेक्निक है फुलिश 4, जिसे 1990 में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था। आपको सिर्फ ये करना है कि कोई भी फाइनेंस इंडेक्स के लिस्टेड 5 स्टॉक्स को चूज करो, उसमें कम प्राइस वाले स्टॉक को हटा दो, सेकंड लोएस्ट में 40% इन्वेस्ट करो और बाकी 3 स्टॉक्स में 20-20% पैसा लगाना चाहिए। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक प्रॉफिट ना हो। बेशक ये आइडिया उतना काम नहीं आया जितना लोगों को उम्मीद थी। जब आप स्पेकुलेटिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो बस 3 चीजें याद रखनी चाहिए। जब आप स्पेकुलेट कर रहे हो तो ये कभी मत सोचना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप नंबर 2, जैसे ही आप स्पेकुलेट को सीरियसली लेना शुरू करते हो, आपके लिए खतरनाक हो जाता है। नंबर 3, स्पेकुलेशन में काफी सोच समझ कर ही पैसा लगाना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। बेंजामिन ग्राहम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि ये बॉन्ड को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। साथ ही वो स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच में फर्क को भी समझाते हैं और ये भी कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं। डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। जो चीज आप 50 साल पहले 50 सेंट की ले सकते हैं वो आज आपको $5 से कम नहीं मिलेगी। जिनकी इनकम फिक्स्ड है उन्हें इस इन्फ्लेशन की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए बेटर है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर है। बॉन्ड वो इन्वेस्टमेंट है जहां आप बोरोअर को स्पेसिफिक अमाउंट उधार पर देते हो जो आपको कुछ फिक्स टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। अब क्योंकि डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है तो इसका मतलब आप भी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए फाइनेंशियल अथॉरिटीज ऐसे पोर्टफोलियो एडवाइस करती है जहां 100% स्टॉक्स हो और बॉन्ड ना हो। पर क्या ये सही डिसीजन होगा? कई बार तो इन्फ्लेशन के टाइम पर स्टॉक्स कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? राइट्स और टिप्स। राइट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, जानी वो कंपनी जो प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करती हैं। वहीं दूसरी ओर टिप्स ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड। जब इन्फ्लेशन आती है तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। इन्फ्लेशन के टाइम में राइट्स या टिप्स इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लोग दावा करते हैं कि स्टॉक पहले से ही बॉन्ड से ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये डाटा जिस अमाउंट पर बेस्ड है वो 7 स्टॉक से भी कम का है। इसी बीच 1800 के दशक में 300 से ज्यादा कंपनी दिवालिया हो गई थी। जेपी मॉर्गन किसी तरह सर्वाइव करती आई है, लेकिन हर बार सर्वाइव करने के लिए भी उन्हें कई तरह के बड़े बड़े फाइनेंशियल नुकसान झेलने पड़े हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों अलग हैं और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट भी कभी नहीं हो सकते। इसीलिए एक के खातिर दूसरे को पूरी तरह अवॉइड करना समझदारी नहीं है। चैप्टर नंबर 3, जर्नल पोर्टफोलियो पॉलिसीज। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम 2 तरह की स्ट्रेटजी के बीच में फर्क समझाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो एक्टिव और पैसिव बना रहे। तो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए 2 तरह की स्ट्रेटजी यूज होती है। पहली एक्टिव या इंटरप्राइजिंग
दूसरी पैसिव या डिफेंसिव। अगर आप पैसिव स्ट्रेटजी यूज करते हो तो आपको बॉन्ड्स और स्टॉक्स खरीदने के बाद परमानेंट पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, जिससे आपका आगे एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु एक्टिव स्ट्रेटजी में आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के लिए प्रॉपर पूरा टाइम और एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चूज करते हो तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज स्टॉक्स में जाएगा और कितना बॉन्ड्स में। इसे करने का एक इफेक्टिव तरीका है, अपनी एज को 100 से माइनस कर लो, जो बचता है उतने परसेंट स्टॉक्स में रखो और बाकी बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपकी एज का क्या लेना देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 60 साल का आदमी है जिसे अच्छी पेंशन मिल रही है, उसके पास एक अच्छा घर है, बच्चे हैं जो उसका ध्यान रखते हैं, अब वो स्टॉक्स में पैसा लगाकर इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। वहीं दूसरी और 25 साल का यंग लड़का जो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहा है, वो इस तरह का रिस्क ले सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन और जिम्मेदारियां डिसाइड करेंगे कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। अगर आप अभी कम उम्र के हैं फिर भी आप रिस्क लेने से घबराते हैं तो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन बॉन्ड एक तरह के नहीं होते, तो क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए या टैक्स फ्री, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? आपको हमेशा टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदने चाहिए। टैक्सेबल बॉन्ड खरीदने से आपकी सारी कमाई गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। पीटर लिंच जो कि एक फेमस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, बताते हैं वाई व्हाट यू नो, यानी आप जिसके बारे में जानते हैं वो खरीदो के कंसेप्ट पर जोर देते हैं। जैसे मान लो आपको बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ एक अच्छा जीन्स का ब्रांड या कोई अच्छा टूथपेस्ट मिला, आप ऐसी कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन पीटर लिंच का रूल तभी काम करेगा जब आप इसे इसके रिजल्ट के साथ फॉलो कर पाएंगे। यानी एक प्रोमिसिंग कंपनी ढूंढना तो पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप है रिसर्च करना। चैप्टर नंबर 4, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। ग्राहम रिस्की बॉन्ड के बारे में बात करते हैं जिनसे एक इन्वेस्टर को बचकर रहना चाहिए। साथ में ही आईपीओ के बारे में डिटेल में बताते हैं और इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी पर भी बात करते हैं। हाई यील्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें ऑफर करने वाली कंपनीज लो क्रेडिट रेटिंग होती है। इस तरह के बॉन्ड से हमें बचना चाहिए जिन्हें जंक बॉन्ड कहा जाता है। और उनमें से भी बुरे बॉन्ड होते हैं फॉरेन बॉन्ड। लेकिन फॉरेन बॉन्ड में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा ना लगाएं तो ही अच्छा होगा। एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि स्टॉक्स को बार बार खरीदना और बेचना यानी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। 1990 के दशक में यह ट्रेंड चल रहा था कि जो कोई भी आईपीओ में के स्टॉक्स खरीदेगा रातों रात करोड़पति बन जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के आईपीओ सिर्फ $2100 के खरीदे होते तो वो आज बढ़कर $720,000 के हो गए होते। आईपीओ भी एक कंपनी के लिए बेहद बेट नहीं होती है। कई बार तो बहुत इन्वेस्टर को आईपीओ में लॉस भी हुआ है। आप तो क्या, कई बार बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर की प्रेडिक्शन भी गलत निकल जाती है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर प्रेडिक्शन करने की गलती ना करें। चैप्टर 5, द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। ग्राम मार्केट को कुछ इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। ग्राम इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मार्केट को कुछ इस तरह सोचें कि वो एकदम बाइपोलर है। कई बार कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होकर मार्केट को ज्यादा वैल्यू दे बैठते हैं और कई बारी तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव होकर मार्केट को अंडर वैल्यू कर देते हैं। कभी भी मार्केट की उथल पुथल से अपने इमोशंस को नहीं बदलना चाहिए। किसी के भी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पर बेस पर उसका आने वाला परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना गलत है। कई इन्वेस्टर ये सोचकर किसी ग्रो करने वाले फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं कि आगे भी ग्रो करते रहेंगे। दो तरह के फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड और दूसरा इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड 1924 में इंट्रोड्यूस हुए थे। इन्हें प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, ये चीप और मैनेज करने में आसान होते हैं। वही दूसरी ओर इंडेक्स फंड अलग अलग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है जो किसी फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स जैसे S&P और नास्डैक की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट दिखाता है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं, बस इसमें एक ही कमी है कि ये बोरिंग होते हैं। चैप्टर नंबर 6, इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। इस चैप्टर में ग्राम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कुछ इन्वेस्टर की प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत भी पड़ती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, वो खुद अपने लिए स्टॉक्स पिक करते हैं, जो भी रिसर्च करनी हो खुद करते हैं और खुद ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। परंतु कई लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते तो उनको एक प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है? तो हम आपको बताते हैं। आपको ये 4 चीजें देखनी चाहिए। पहला बड़े नुकसान, दूसरा बिगड़ा हुआ बजट, तीसरा अनऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो और चौथा बड़े बड़े बदलाव। किसी भी प्रोफेशनल एडवाइजर की हेल्प लेने से पहले आपको ये पता कर लेना चाहिए कि वह आपकी हेल्प कर सकता है और ये भी देखना है कि वो वाकई में आपके काम आ सकता है
चैप्टर नंबर 7, थिंग्स टू कंसीडर अबाउट पर शेयर अर्निंग। ग्राम शॉर्ट टर्म अर्निंग की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये हमारे लिए बेहद धोखेबाज साबित हो सकती है। जहां आपके लिए दो ऐसी सलाह है जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली, सिंगल ईयर की अर्निंग से को ज्यादा सीरियस मत लो। दूसरी, अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग पर ध्यान देते हो तो पहले ये देख लो कि कहीं कोई जाल तो नहीं। ऐसे लोग जो खुद अपने लिए स्टॉक्स पिक करते हैं, उन्हें किस टाइप की कंपनी अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो आपको ऐसी कंपनी पर फोकस करना चाहिए जिसकी वेल्थ $2 बिलियन से कम ना हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी करंट अर्निंग उसकी लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए और कंपनी को अपनी अर्निंग कम से कम 1/3 इंक्रीज करनी ही चाहिए। किसी भी कंपनी का पी रेशियो 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8, कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट। बेंजामिन ग्राहम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कन्वर्टिबल बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड होता है जो कुछ कॉमन स्टॉक्स और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आप चाहे बॉन्ड अपने पास रखकर इंटरेस्ट लेते रहो या फिर उसे किसी कॉमन स्टॉक के बदले एक्सचेंज कर दो। अगर इसे स्टॉक में बदला जाए तो रिटर्न कॉमन स्टॉक से कई गुना ज्यादा मिलता है। इसमें ग्राहम रेड हैट एंड ब्राउन शू के बारे में बताते हैं। रेड हैट लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का एक डेवलपर था जिसने शुरुआत में $60 पर शेयर ऑफर किया और बाद में इसे 272% का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर ब्राउन शू की बात करें तो ये एक होलसेल शू मैन्युफैक्चरर था जिसके स्टॉक काफी नीचे चल रहे थे। हालांकि इनकी वैल्यू आगे नहीं बढ़ी। इन सारे एग्जाम्पल से आपको जो चीज समझ में आई वो ये कि किसी भी कंपनी का स्टेटस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ कंपनीज 1 या 2 महीने के टाइम में बढ़िया परफॉर्म करती हैं और लॉन्ग रन में फेल हो जाती हैं। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वे कंपनी हमेशा तरक्की करे और आगे बढ़े, यही आपका गोल होना चाहिए। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये समझता है कि रिस्क स्टॉक में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। रिस्क इस बात में है कि आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एंटर करने के लिए कितना तैयार हो। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में उतनी नॉलेज रखते हो जितना आपको लगता है। रिस्क पर नजर बनाए रखने का अच्छा तरीका है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट यूज करें। ये एक सेफ गार्ड की तरह होता है जो आपको किसी भारी नुकसान से बचा कर रखेगा। आपको बस इतना करना है कि जो भी खरीदना है उस वक्त खरीदो जब आपको प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। मान लो अगर किसी स्टॉक का प्राइस $1 है लेकिन अगर मुझे ये पता है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू $1.5 से या उससे ज्यादा है तो उस स्टॉक को खरीदना मेरे लिए सेफ रहेगा। हालांकि मुझे नुकसान भी हो सकता है और नहीं भी, पर नुकसान होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इस तरह की सिंपल स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने में काफी हेल्प करेगी। अंत में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपने इस समरी में फाइनेंस मार्केट के बारे में पढ़ा और हमें यकीन है कि आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इस समरी ने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया ताकि आप एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और ये भी समझा कि स्टॉक मार्केट रियल लाइफ में कैसे काम करती है। आपने कई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड और कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में भी जाना। आज जबकि आपने ये बात जान ली है तो हमें उम्मीद है कि आप किसी भी इन्वेस्टर को कंपटीशन दे सकते हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हैं। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आगे आप किस बुक पर समरी सुनना पसंद करोगे। बाकी चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।